नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। नोबेल पुरस्कारों की घोषणा चल रही है और इसी क्रम में सबसे पहले मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार घोषित हुआ था, जो स्वांते पेबो को मिला था। दोस्तों, नोबेल कमेटी ने अपनी घोषणा में कहा कि स्वांते पेबो को क्यों दे रहे हैं, तो उनकी घोषणा थी फॉर हिज डिस्कवरीज कंसर्निंग द जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट ह्यूमनियंस एंड ह्यूमन एवोल्यूशन। दोस्तों, 2016 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब मेडिसिन के क्षेत्र में केवल एक व्यक्ति को पुरस्कार दिया गया, नहीं तो पिछले कई वर्षों से ये पुरस्कार संयुक्त रूप से ही दिया जा रहा था। तो आइए देखते हैं कि हमारे नोबेल पुरस्कार विजेता स्वांते पेबो ने ऐसा क्या किया है, व्हाट ही डिड टू अचीव दिस हाइट। दोस्तों, उन्होंने जो पहला काम किया वो किया सिक्वेंसिंग द जीनोम ऑफ निएंडरथल। जो मानव की होमोसेपियंस की पहली जीनोम सिक्वेंसिंग है वो 2003 में पूरी हुई थी। उसके बाद इन्होंने निएंडरथल की जीनोम सिक्वेंसिंग की। दूसरा काम इन्होंने किया था कि प्रीवियसली अननोन होमोनिम जो है डेनिसोवा, तो डेनिसोवा नाम के होमोनिम की इन्होंने खोज की। तीसरा काम किया कि जो निएंडरथल और डेनिसोवा है, इनके होमोसेपियंस के साथ जेनेटिकली क्या रिलेशन है और जेनेटिक ट्रांसफर इनमें किस तरह से हुआ, इस इंटर रिलेशनशिप की इन्होंने खोज की। और इनके ये जो सब काम है, इससे पहले जेनोमिक्स नाम की एक पूरी की पूरी नई विधा ही डेवलप हो गई। तो दोस्तों, आइए इन सब पर एक एक कर विचार करते हैं। जो निएंडरथल की जीनोम सिक्वेंसिंग थी वो आसान काम नहीं था। इन होमोसेपियंस मतलब हम लोगों की जीनोम सिक्वेंसिंग में बड़ा लंबा समय लगा, 1000 कंसोर्टियम और बहुत सारे प्रयास इसके लिए हुए, तब जाकर 2003 में पूरी जीनोम सिक्वेंसिंग हो पाई। निएंडरथल की जीनोम सिक्वेंसिंग में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उसका जीनोम सुरक्षित रूप से अवेलेबल ही नहीं था। निएंडरथल आज से हजारों वर्ष पहले पृथ्वी पर विलुप्त हो गए हैं। उनके अवशेष मिलते हैं और जो अवशेष मिलते हैं उनका डीएनए केमिकली मॉडिफाइड हो चुका होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया होता है, और बैक्टीरिया का डीएनए उस डीएनए में मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, न्यूक्लियस में डीएनए होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में तुलनात्मक रूप से बहुत छोटा डीएनए होता है, केवल 16,500 बेस पेयर होते हैं, जबकि डीएनए में बहुत अधिक बेस पेयर्स होते हैं। तो इस तरह का हमारा डीएनए रहता है, और जब उसमें समय के साथ अशुद्धताएं आती जाती हैं, बैक्टीरिया मिल जाते हैं, बैक्टीरिया का डीएनए आता है, केमिकली वो टूट जाता है, तो वो डीएनए कुछ इस तरह का हो जाता है जो दूसरी तरफ हमको दिख रहा है। तो दोस्तों, इन दोनों में आप अंतर देख सकते हैं कि इसको एनालाइज करना और इसको एनालाइज करना कितना अलग अलग काम है, कितनी भारी समस्या हो जाती है। तो जो हमारे पेबो की टीम थी, उन्होंने पुरानी हड्डियों से डीएनए को अलग करने की और विश्लेषित करने की विधियां विकसित की। उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया से विश्लेषण शुरू किया, फिर न्यूक्लियर पे गए, और 2010 में पहली बार उन्होंने निएंडरथल का पूरा जीनोम सीक्वेंस पब्लिश कर दिया। ये था इनका पहला काम। दूसरा काम था वो था डिस्कवरी ऑफ प्रीवियसली अननोन होमोनिन डेनिसोवा। जैसे निएंडरथल एक होमिनिन है जो विलुप्त हो चुका है, वैसे ही डेनिसोवा भी है। सन 2008 में 40,000 साल पुरानी एक उंगली की हड्डी डेनिसोवा केव में डिस्कवर हुई, और ये डेनिसोवा कहाँ है? साइबेरिया के दक्षिणी भाग में। दोस्तों, साइबेरिया बहुत ठंडा प्रदेश है, और इसलिए ये जो हड्डी थी इसका डीएनए बहुत ही वेल प्रिजर्व्ड था, और पेबो की टीम को इसको एनालिसिस करने का मौका मिल गया। और जब ये एनालिसिस किया गया तो इसका डीएनए सीक्वेंस एकदम अलग निकला बाकी सारे नॉन डीएनए सीक्वेंस से, और इस तरह से स्वांते पेबो ने प्रीवियसली अननोन होमिनिन की डिस्कवरी की और इसको नाम दिया गया डेनिसोवा। तो दोस्तों, इस तरह से एक और होमिनिन की डिस्कवरी हो गई, डेनिसोवा। निएंडरथल पहले से ही डिस्कवर्ड था। इसके बाद इन्होंने फिर ये खोज की कि इनका अंतर संबंध कैसे रहा। लगभग 8 लाख वर्ष पूर्व होमोसेपियंस, निएंडरथल और डेनिसोवा सब एक साथ एग्जिस्ट करते थे। डेनिसोवा मुख्यतः एशियाई भाग में थे, निएंडरथल यूरोपीय भाग में थे, और होमोसेपियंस ने अफ्रीका से माइग्रेट किया था। तो इन्होंने जब अफ्रीका से माइग्रेट किया और इनके साथ इंटरेक्शन किया, इंटरब्रीडिंग की, तो इसका परिणाम ये हुआ कि निएंडरथल में आज भी 1 से 2%। तो इसका परिणाम ये हुआ कि आज के जो होमोसेपियंस हैं जो यूरोप में निवास करते हैं, उनमें 1 से 2% डीएनए आज भी निएंडरथल का है, और जो मंगोलिया की तरफ लोग निवास करते हैं उनमें 1 से 6% तक
डीएनए डेनिसोवा होमोनिन का है। जो अफ्रीका है, ऐसा मानना है कि अफ्रीका में भी होमोसेपियंस के अलावा और होमोनिन रहे होंगे, लेकिन अफ्रीका का मौसम इस तरह का है कि वहाँ पर कोई भी हड्डी या कुछ भी बचता नहीं है। वहाँ बैक्टीरिया इतने ज़्यादा हैं कि वो धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाता है, तो वहाँ से पुराने अवशेष मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए वहाँ रिसर्च नहीं हो पाई है। लेकिन यहाँ से जो चीज़ें मिली हैं उससे स्पष्ट है कि हम लोग जो हैं वो केवल होमोसेपियंस के जीन नहीं हैं, हमारे अंदर निएंडरथल, डेनिसोवा और अन्य पूर्वजों के जीन्स। और दोस्तों, जो इन्होंने नई फील्ड डेवलप की वो थी पैलीजेनोमिक्स। दोस्तों, पैलीजेनोमिक्स जो है ये एक साइंस है जिसमें जो एक्सटिंक्ट प्रजातियां हैं, जो प्रजातियां समाप्त हो चुकी हैं, उनके जेनोमिक इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है, उनका जीन सीक्वेंस बनाया जाता है। और ये कैसे बनाया जाता है, क्योंकि एक तो जो डीएनए निकालने की विधियां हैं उन पे इम्प्रूवमेंट आया है। तो जो म्यूजियम में आर्टिफैक्ट रखे हैं या बर्फ़ में जमे हुए हैं या आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे मिलते हैं, उससे हम डीएनए अच्छी तरह से निकाल पाते हैं। उसके अलावा जो डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उनमें भी बहुत परिवर्तन आया है, और इन दो में इम्प्रूवमेंट की वजह से ये फील्ड डेवलप हो पाई है। और हमारे जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं स्वांते पेवो, उन्होंने इसके विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसके विकसित होने से अब क्या हुआ है, इट इज़ नाउ पॉसिबल टू डिटेक्ट जेनेटिक ड्रिफ्ट, एंशिएंट पॉपुलेशन माइग्रेशन एंड इंटर रिलेशनशिप्स। कि जो जेनेटिक ड्रिफ्ट आया कि एक जीव प्रजाति से दूसरी जीव प्रजाति में जेनेटिक बदलाव जो आए, पुरानी जो जनसंख्या थी वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे गई, उनमें संबंध कैसे थे, इनका अब अधिक वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है। और दोस्तों, इस विधा का उपयोग हमारे पूर्वजों से हमारे जीन को भी कंपेयर करने के लिए किया जा सकता है और किया जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि पुराने लोगों के जीन को आज के जीन से कंपेयर करने का फ़ायदा क्या है, और ये सब क्यों किया जा रहा है और महत्वपूर्ण क्या है। दोस्तों, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारे डीएनए से इफ़ेक्ट होता है, और इससे ये पता चलता है कि पुराने जो होमोनिन थे उनके कौन से जीन हम में आए और वो किस तरह से होमोसेपियंस यानी हमारे सर्वाइवल को प्रभावित करते हैं। जैसे कोरोना वायरस से लड़ने वाला जो सिस्टम है वो निएंडरथल जीन पे बेस्ड था। उसका तिब्बत के लोगों में ऊंचाइयों पर रहने का जो अनुकूलन है, उसका जो जीन है वो डेनिसोवा से आया है। इस तरह से ये फील्ड आज के हिसाब से भी बहुत ज़रूरी है। नया फील्ड विकसित हुआ है, इससे ये पहचान मिले कि हम लोग आए कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा विकास कैसे हुआ है। तो दोस्तों, ये था पहला अंक। ये यात्रा जारी रहेगी, हम सभी नोबेल पुरस्कारों पर वीडियो बनाएंगे। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अंत तक साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।